चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग सेट्स ऑफ इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन होंगे, हमारे पास वही मरकज़ होंगे और हम उसको देखेंगे कि किस तरह आपसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम जो वाइडली यूज़ होती हैं हमारे पास रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को मॉडल करने के लिए, तो ये ऐसा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रोसीजर होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशंस इकोनॉमिक्स में, वेदर प्रिडिक्शन में और बहुत सी जगहों पे हमारे पास ये यूज़ हो रही है। इनको डील करने के लिए हमारे पास ख़ास तौर पे जब हमारे पास इक्वेशन मोर देन 2 3 हों, तो हम मैट्रिसेस में या वेक्टर्स में इनको अरेंज करते हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो थ्रू आउट चैप्टर हम इसे कई सारे मेथड देखेंगे, जिसमें से कुछ एलिमिनेशन मेथड है और कोई हमारे पास आइटरेटिव मेथड है। तो उससे पहले स्टार्टिंग में हम दो चीज़ों के एक एज अ रिव्यूज ले लें, वो हैं मैट्रिसेस और वेक्टर्स। कि मैट्रिसेस जो आप वो 8 9 क्लास से आप चलाते आ रहे हैं, उनको एक मरतबा रिवाइज कर लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें नेक्स्ट चाहिए होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप एक मरतबा देख लें। तो उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे, वो एलिमिनेशन मेथड स्टडी करने के बाद फिर उसके एल्गोरिथम पे आएंगे। सो मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। मैट्रिक्स हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स हैं इन विच बोथ वैल्यूज ऑफ नंबर एंड इट्स पोजीशन इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर अरे है, जिसमें हम अरेंज करते हैं नंबर्स को। और उन नंबर्स की ना सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि उनकी पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। कुछ होंगे वो आपके पास सेम रो और सेम कॉलम की वैल्यूज होंगी, उनका अलग नाम है। उससे ऊपर की वैल्यू उनका अलग नाम है, उससे नीचे की वैल्यू उनका अलग नाम है। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी बिल्डअप इस वजह से हुई है, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस की वजह से। तो मैट्रिक्स में ना सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि उसकी पोजीशन भी। साइज ऑफ मैट्रिक्स हैं, एन को डिनोट करते हैं हम नंबर ऑफ रोज, और एम को डिनोट करते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम्स को। और साइज को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर लिखते हैं हम, और ऑर्डर है इस केस में एन क्रॉस एम। ठीक। अच्छा, तो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कैसे करते हैं, कि उसकी निशानदेही कैसे करते हैं कि ये एलिमेंट फलां एलिमेंट की बात करें, फलां एलिमेंट की बात करें, तो उसके हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स करने के लिए एक एलिमेंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमें दो इंडेक्स की ज़रूरत होती है। एक इंडेक्स डिफाइन करता है उसकी रो, और दूसरा डिफाइन करता है उसका कॉलम। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो फर्स्ट है हमारे पास नंबर, वो रो का है, और दूसरा हमारे पास है कॉलम का। तो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में। ये एलिमेंट है हमारे पास nth रो और सेकंड कॉलम में, और ये एलिमेंट है हमारे पास nth रो mth कॉलम में। ठीक है, तो इकट्ठा इसको लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ये ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ए आई जे। तो ये पूरा एलिमेंट वो है मैट्रिक्स है, और उसके साथ जो इंडेक्सेस रन करते हैं आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू n, और जे 1 टू अप टू m। तो मैट्रिक्स पे आपके पास कई सारे ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपके पास ऑपरेशन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों का साइजेस यानी कि ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। कि पहला मैट्रिक्स हमारे पास ट्रू क्रॉस एम 5 का है, तो दूसरा भी ट्रू क्रॉस 5 का होना चाहिए। तो ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी। तो इन दोनों मैट्रिक्स के जब आप ऐड करोगे, तो एक तीसरा मैट्रिक्स आएगा जिसका हर एलिमेंट इसके सेम एलिमेंट, सेम इंडेक्स एलिमेंट्स का सम होगा। तो ये आई जेथ एलिमेंट ए को ए के एलिमेंट को आपने ऐड कर देना है बी के आई जेथ एलिमेंट में। तो ये इस तरह जो कि इक्वल होगा, या फिर जिससे बनेगा हमारे पास सी का एक एलिमेंट। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होगी कि आप यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन अपेयर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हमने सब्ट्रैक्शन देख ली, एडिशन देख ली, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल, एक ऑर्डर ज़रूरी है। कि हमारे पास अगर पहला जो वेक्टर है, लेट से हम एक ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि पहला हमारे पास अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस एम, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस आर होना चाहिए। यानी कि पहले की कॉलम और दूसरे की हमारे पास रोज इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
तो ये होता ये है हमारे पास ये कि जो मैट्रिसेस यानी कि C इज इक्वल टू A क्रॉस B है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम की सारी रो, पहली रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होगी, मल्टीप्लाई होके ऐड होगी, तो ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा हमारे पास आई जे। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये है, इसके इस वजह से आपके पास पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम होने चाहिए, तभी ये आपके पास पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एलिमेंट इस तरह से बनता है। और टाइप की मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि मैंने अगर ए वेक्टर को एक स्केलर के साथ यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये करोगे कि मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा। या फिर इंडेक्स नोटेशन हमारे पास ये है सी आई जे इज इक्वल टू के आई ए आई जे, तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। और टर्मिनोलॉजीज ये है कि कॉलम वेक्टर किसे कहते हैं, उसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा, ठीक है, एन रो होगी, सिर्फ 1 कॉलम होगा, जैसे 2 3 4 एंड सो ऑन। और रो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें आप, जो हमने टर्मिनोलॉजी अभी तक बिल्डअप की है कि लेट से मेरे पास मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है, तो मैंने जनरेट इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो पहले के रो दूसरे के कॉलम, इसको आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 आ जाएगा, और 7 को 0 से ये 0 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 1 हुआ, सबको ऐड कर दोगे तो ये आपके पास एक एलिमेंट बन गया जो है 16, ठीक। तो ये ए क्रॉस बी का ये 16 14 माइनस 13 10 इस तरह अगर आप कंटिन्यू करेंगे, ये नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, जबकि सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो सिंबॉलिक मल्टीप्लिकेशन केस में ए की मल्टीप्लिकेशन हुई है वाई के साथ, तो पहले पहले आपने देखना ऑर्डर, तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे दो सिर्फ एलिमेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 सबका सम, और इसी तरह सेकेंड रो के लिए। तो ये रही मेरे पास सिंबॉलिक और न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन। जनरल रिलेशन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम हो जिसमें हमने कुछ अननोन्स फाइंड करने हो, तो वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास ए एक्स जो हो सकता है कुछ सेट ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं जिसमें हमारे पास बी जो है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए उसकी आउटपुट है। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर आउटपुट है और ये हमारे पास इनपुट्स का कम्बिनेशन है। तो ये मेरे पास एक्स जो है इनपुट्स हैं या वेरिएबल्स हैं फाइंड आउट करने हैं, और ये मेरे पास हैं या फिर आप सही इसके लिए टर्म यूज करें एक्स, ठीक है, अननोन्स फाइंड करें, और ये उनके अननोन्स के कोफिशिएंट हैं। तो एक्स इज इक्वल टू बी कम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास आता है कि एक सिर्फ एलिमेंट बी आई इज इक्वल टू होगा इसका लीनियर कम्बिनेशन कोफिशिएंट का अननोन के साथ, या आप एक्सपेंड करके यूँ लिख सकते हैं बी वन इज इक्वल टू ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वाई एन एक्स एन, ठीक है। तो इस तरह आपके पास कई सारी ये एम रो हैं और हर एलिमेंट बी जो डिफाइन है इक्वल है इस लीनियर कम्बिनेशन के, ठीक है। तो ये इनमें हमारे पास मकसद ये होता है जो एक्स हैं, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो हमने इन अननोन्स को फाइंड करना है। तो ये इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में। इन पूरे सेट ऑफ इक्वेशन को जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास मोर देन 2 3 इक्वेशन हो तो आप उन सेट्स में इक्वेशन में रीअरेंज इक्वेशन को सेट में रीअरेंज कर लेते हैं, और इस तरह की रीअरेंजमेंट आपको ऑपरेशन करने में और सोल्यूशन फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ए हमारे पास इन सारे कोफिशिएंट हैं, ये देखें ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट,
ये कोफिशिएंट, इनको मैंने इन कोफिशिएंट्स में अरेंज कर लिया। एक्स मेरे पास से कॉलम वेक्टर है और बी मेरे पास अगेन कॉलम वेक्टर है। तो इस तरह से मैं अगर कर दूं ए एक्स मल्टी इज इक्वल टू बी कर दूं, तो मेरे पास सारी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएंगी। या फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी का मतलब भी ये इक्वेशन है, ये वाली। ठीक है, जितनी रो हमारे पास उतनी। और इसके लिए ज़रूरी है, इसमें तो मैं दो डिफरेंस दिखाए मैं आपको कि कोफिशिएंट हमारे पास है n और नंबर ऑफ रोज हमारे पास है m। ठीक है, या नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है m। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कि जितने अननोन है उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए। जितने ही अननोन है उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगी, तो आप सॉल्यूशन यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल ये है जिसमें x पूरा x का मतलब पूरा कॉलम वेक्टर है। तो ये मेरे पास पूरा कॉलम वेक्टर है जिसमें x1 x2 x3 है, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास b मैट्रिक्स है। ये a x इज इक्वल टू बी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ये पूरी लीनियर ऑफ इक्वेशन सिस्टम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म ये है। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि ये इन लीनियर इक्वेशन सिस्टम को आप इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पेशल केसेस हैं कोई मल्टीप्लिकेशन के। एक होता है हमारे पास इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में हमारे पास रो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम वेक्टर के साथ। तो ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास सिर्फ एक नंबर आता है। ठीक है, एक स्केलर आता है सिर्फ। तो ये इनर प्रोडक्ट है, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स और कई सारी और जगहों में भी इसको यूज़ करोगे। आउटर प्रोडक्ट है कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें। पहले आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अगर आप कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पूरा मैट्रिक्स आ जाता है। इसको हम कहते हैं आउटर प्रोडक्ट। ये भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे। यूनिट वेक्टर एक और टर्म है जिसकी लेंथ 1 हो, और जीरो मैट्रिक्स जिसका सारे के सारे एलिमेंट आपके पास जीरो हों। और एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, कॉलम वेक्टर मैट्रिसेस हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिस। तो इनकी लेंथ 1 होती है, और एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो जीरो होते हैं। तो ये बेसिस 1 है, बेसिस 2 है, ये बेसिस 3 है। तो आपके पास एक्स वाई आई, अक्सर में इसको आप आई जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का आ जाता है आई जे के। कार्टेशियन सिस्टम है, और कई और जगहों पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इन बेसिस वेक्टर को। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं और प्रॉपर्टीज हैं उनके, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि जब कभी आप लीनियर इक्वेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ अननोन्स हो उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस से आपको पूरा बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास लीनियर इक्वेशन सिस्टम में वाइडली यूज होगा। मेन डायगोनल आपके पास कोई अगर इस तरह से मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, जिसमें रो और कॉलम का सेम इंडेक्स है। इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो हो डायगोनल के अलावा, तो हम उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्पेशल टाइप का, जिसके डायगोनल पे 1 होते हैं और उस डायगोनल के अलावा सारे जीरो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ किसी ऑर्डर में ही, आपके पास वो मैट्रिक्स दोबारा वापस आपको हासिल हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हम कहते हैं कि आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, वो कि अगर आपने सिर्फ एक खास सिर्फ रो को इंटरचेंज करना है या एक खास कॉलम को इंटरचेंज करना है, पूरे मैट्रिक्स में नहीं करना आपने, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं करना, सिर्फ आपने जैसे कि 2 को 4 में चेंज करना है, 2 को 4 में। तो अगर आपने इस ये काम करना है, तो फिर आप ये करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपके पास
जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स 4x4 है तो आपके पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी 4x4 होगा। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बेसिकली होता ही है 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1। ये है, सॉरी ये मेरे पास है यहाँ पे 1 है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको एग्जैक्टली वही वेक्टर मिलेगा। तो इस केस में जब कभी आपने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाना हो और आपने चेंज करना हो पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को, लेट से आपने 2 को 4 से चेंज करना है, तो आप इनकी पोजीशन रिप्लेस कर दें। 2 को 4 की जगह पे ले जाएं, 4 को 2 की जगह पे ले जाएं, जैसे ये किया है। तो इस केस में बिल्कुल यही किया है। देखिए 2 वाली रो को 4 में ले गया हूँ और 4 वाले को ले गए हैं हमारे पास 4 वाले को ले गए हैं 2 पे। तो अब जब आप इसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक साथ स्पेशल ऑर्डर में कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ये है और वेक्टर मैट्रिक्स ये है, तो रो इंटरचेंज हो जाएगी, और अगर आप ऑर्डर इनका चेंज कर दो तो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉलम और कौन सा रो, 2 का 4 के साथ, ठीक है। तो आप ये कोई एग्जांपल लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। सिमेट्री मैट्रिक्स हम कहते हैं कि जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, प्रोजेक्शंस हो। ये देखिए ये डायगोनल के एलिमेंट है और इस डायगोनल के ये एलिमेंट, ये देखिए ये भी सेम है, इस डायगोनल के ये एलिमेंट भी सेम है और ये डायगोनल का ये एलिमेंट भी सेम है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये है कि अगर अगर आप ट्रांसपोज लें दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का, तो वो होता है इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, लेकिन ऑर्डर उनका इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी है तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय ए। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसकी डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ट्रेस कहते हैं हम कि मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनका हमने सम करना है। 1 + 2 + 3 = 6। और लोअर और अपर ट्रायंगल जिससे हमारा कंसर्न है, और वो उसकी डेफिनेशन ये है कि लोअर ट्रायंगल कहते हैं कि ये डायगोनल के सारे ऊपर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स जीरो हों, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, नीचे नॉन जीरो है तो लोअर है, और अगर आपके पास अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो ये हमारे पास अपर डायगोनल है, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस। तो ये लोअर और ये अपर, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं हम, इसे कैपिटल यू से। तो ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस है, एक और टर्म है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे आपकी बाउंड्री कंडीशंस आती हैं, दरम्यान में एम्पलीट्यूड होते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास ट्राई डायगोनल की डेफिनेशन ये है कि मेन डायगोनल के एक ऊपर और मेन डायगोनल से एक नीचे, मेन डायगोनल ये है, मेन डायगोनल से एक ऊपर और मेन डायगोनल से एक नीचे जो आपके पास वो है एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो छोटा मैट्रिक्स मैंने दिखाया हुआ है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स है तो उसमें कई सारे जीरो अपेयर होते हैं। तो जब आप उनको जीरो को स्टोर नहीं करते मेमोरी के हिसाब से, वो बहुत ही इनएफिशिएंट होता है, तो आप उसे स्पेशल ऑर्डर में स्टोर करते हो, वो ये है, ठीक है। सिर्फ नॉन जीरो जो एंट्रीज हैं उनको स्टोर कर लेते हो। तो नॉन जीरो एंट्री ये मेन डायगोनल है, ये डायगोनल से ऊपर, ये डायगोनल से नीचे वैल्यू है। तो बाकी आपके पास सारे जीरो थे, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, या ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये आपकी। डिटर्मिनेंट आपको काफ़ी अर्सा हो गया आपको लेते हुए डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है टर्म्स का -5 × 10, और ये इसका माइनस कर दोगे, आपके पास ये -10 -21 विच इज़ इक्वल टू -31। तो ये डिटर्मिनेंट है। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स कोई ट्रायंगुलर है, अपर हो बेशक लोअर हो, जो मैंने अभी शो अप किया, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसकी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। जो डिटर्मिनेंट अगर आपने ऑलरेडी आपके पास अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में है जैसे ये है, या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो आप अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो इसका बन जाएगा आपके पास -1 डिटर्मिनेंट, इसका आपके पास होगा -24। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट भी बहुत तेज़ी से फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास लोअर या अपर ट्रायंगुलर गिवन हो। डिटर्मिनेंट का यूज़ जो है वो प्रोमिनेंट है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए। आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है तो आप उससे आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के केस में होंगे उसके रूट्स। तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करवाएगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की जो आइगन वैल्यू होंगी वो बेसिकली रूट्स होंगे पोलिनोमियल के। वो आइगन वैल्यू इस केस में जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो लैम्डा से। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप इस तरह से हासिल कर सकते हो, ये पी ए इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू लैम्डा। तो ये आपने कई मरतबा ये कोई यूज़ की होगी उसके रूट्स फाइंड करने के लिए, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आप ऑपरेशन करें, ए मैट्रिक्स जो मैंने कुछ खुद स्पोज किया है वो मैट्रिक्स है ये 1 3 4 5। तो 1 3 4 5 में से माइनस करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपके पास ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तो लैम्डा और ये लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जब माइनस करोगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका लोगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करोगे तो ये पॉलिनोमियल है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व कर लेते हो पेयर्स बना के भी, फैक्टर्स करके, या आप कोई और तरीका फाइंड आउट कर लो। लेकिन जब आप इसको इक्वल करके सॉल्व करोगे, लैम्डा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। आइगन वेक्टर फाइंड करने का आप ये ट्राई कीजिएगा। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं हम कि आइगन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि अगर मैं मैट्रिक्स पे ऑपरेट करूं, उसे मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करूं इस ऑर्डर में, तो वो खुद रिटर्न हो जाता है साथ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ। तो जैसे मैंने ए अप्लाई किया डब्ल्यू पे तो डब्ल्यू वापस आ गया लैम्डा के साथ, ठीक है। तो ये लैम्डा हमारे पास है आइगन वैल्यू, और फिर हमारे पास ये डब्ल्यू होंगे आइगन वेक्टर। तो ये पर्टिकुलर केस अगर आप इसको रीअरेंज कर लो तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये पर्टिकुलर केस जो मैंने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है, उस पे अगर आप उसके आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास कुछ ये आएंगे। ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस है जो लास्ट टाइम मैंने डिफाइन किया, वो सम होता है उसकी आइगन वैल्यूज़ का, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रेस फाइंड करना चाहें तो आपके पास ऑलरेडी आइगन वैल्यू हैं, तो आप उन आइगन वैल्यूज़ का सम करें तो आपके पास ट्रेस मैट्रिक्स आ जाएगा। इफ़ अ मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर देन इट्स आइगन वैल्यू आर इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो ये ट्राइंगुलर का आपको दोबारा एक और फायदा नजर आ रहा है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट फाइंड करना आसान, अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना आसान, और अगर आपके पास डिटरमिनेंट वो हो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो लोअर हो यहाँ पर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना आसान। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिर्फ ये प्रोडक्ट्स होंगे उसके। वो कैसे है मैं आपको शो कर दूं। लेट से हमारे पास ये है, ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगुलर, लोअर जो डायगोनल से एलिमेंट्स है सारे जीरो, तो इसका आप फाइंड आउट करें ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आए तो ये बनेगी इक्वेशन। तो आप यहाँ से ये देखोगे सिर्फ आपके पास ये है, ये डायगोनल एंट्री माइनस लैम्डा, डायगोनल एंट्री माइनस लैम्डा, डायगोनल एंट्री माइनस लैम्डा, जो कोई डायगोनल एलिमेंट, जो कि ये मुझे ये बता रहा है। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल रहे हैं रूट्स, रूट्स आसानी से फाइंड कर लिए। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो आपको रूट फाइंड करना इंतहाई आसान है।